हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा की वन शॉट रिवीजन गाइड। इसमें थ्योरी ना ऐड करके मैंने जस्ट क्वेश्चन ऐड किए हैं। क्योंकि गाइज अभी ना इतना टाइम नहीं है आपके पास भी और मेरे पास भी, क्योंकि गाइज ये सब मुझे हैंड रिटन लिखना पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है। और अभी सच बता रही हूँ गाइज, मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही कि एक साथ मैं इतने नोट्स लिख सकूं। जो मैंने ऑलरेडी जो ग्रुप में सेंड किए हुए लीनियर अलजेब्रा के नोट्स, वो फुल थ्योरी नोट्स है, लेकिन अभी उनको शॉर्ट में करना कन्वर्ट टाइम है नहीं इतना मेरे पास पॉसिबल, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जस्ट क्वेश्चन, हर टॉपिक से क्वेश्चन पिकअप किए हुए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन हमारा आ सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी है ना, वो क्वेश्चन के साथ में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड गाइज, जो एक मिक्सअप वाली वीडियो बताई थी ना आपने कि लीनियर, रियल और कॉम्प्लेक्स को मिक्सअप करके बना दो, तो गाइज उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी रियली सॉरी, जो अभी वन शॉट रिवीजन कॉम्प्लेक्स की अलग से कराई हुई है उसी को देख लो आप लोग। और मैट्रिक्स लीनियर की ये आज हो ही गई है, और रियल के लिए जो रियल के थ्योरी लेक्चर है ना, उनको ही देख लो आप, ठीक है ना। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैट्रिक्स से जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रेस या डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट, आइगन वैल्यू, इन्हीं से पूछा जाता है। तो इनकी 3-4 प्रॉपर्टी है गाइस, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या है, फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास जो ट्रेस होती है वो क्या होती है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर हमारे पास एक एन क्रॉस एन के इस टाइप की मैट्रिक डी है, तो जो ट्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो सम डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जैसे A11 A22 ANN, इनका क्या हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, अगर ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ कितनी आइगन वैल्यू होगी, इसकी एन आइगन वैल्यू होगी। और अगर उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसकी जो रैंक होती है वो लेस देन एन हो जाती है। अगर एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं ना। स्यूडो इनवर्स हमने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकाला था, बट वो एक कंसेप्ट अलग है। जो बेसिक, जो हम जब भी डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का लगाते हैं। अगर बाय चांस वो ये देता ना कि एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, तो वो स्यूडो इनवर्स से जाएगा और वो वहां पे मेंशन करेगा हमारे पास, ठीक है ना, क्वेश्चन में। अगर अदरवाइज मेंशन नहीं किया तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेके ही चलना है इन पर्टिकुलर। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसकी एक आइगन वैल्यू पक्का क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्योंकि अगर हर आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो गई तो जो डिटर्मिनेंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा इस वाले रिजल्ट से, ठीक है ना। और अगर डिटर्मिनेंट 0 होती है, जो रैंक होती है मैट्रिक्स की, वो n-1 हो जाती है, लेस देन n हो जाती है। कम से कम अगर n हमारे पास 100 है तो रैंक 99 या इससे लेस होएगी, 99 या लेस होएगी गाइज, ये नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट 99 होएगी, ठीक है ना। तो वो लेस देन n होता है, ना कि स्ट्रिक्टली जैसे ऐसे लिखता है रैंक ऑफ ए लेस देन एन, कब, जब रैंक डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है हमारे पास, 0 आ जाता है। अब एन अगर 100 था तो रैंक 100 से लेस होगी, ये नहीं है कि 99 ही रैंक होगी, ठीक है ना। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो 0 कभी भी उसकी आइगन वैल्यू नहीं होगी। क्यों, इसी वाले रिजल्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है ना। तो अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 होगी तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इसलिए रिजल्ट ये है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसकी 0 कभी भी आइगन वैल्यू नहीं होती। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स की रैंक है वो n हो जाएगी, फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको रिजल्ट को कन्वर्सली भी बोलते हैं, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक n हो जाएगी, रैंक n है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ओके। उसके बाद अगर जनरल m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होती है, मिनिमम होता है m और n का, लेस देन इक्वल टू होगी। डायरेक्ट वो क्या दे देता, कभी कभी इक्वल टू दे देता, तो इक्वल टू की गारंटी नहीं लेते गाइज, हम बोलते हैं लेस देन हो जाएगी मिनिमम m और n से, ओके। उसके बाद कुछ मैट्रिक्स जैसे 20 मैट्रिक्स तो जब की थी ना थ्योरी, जब की थी हमने, लेकिन अभी जो बेसिक जिनसे क्वेश्चन बन सकता है वो है आइडेंपोटेंट, निलपोटेंट और इन्वर्टरी। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है, निलपोटेंट होती है ए की पावर n करके हमारे पास 0 आ जाए। जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है, इसकी ट्रेस भी 0 होती है और उसकी सभी आइगन वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 ही होती है। उसके बाद आती है इनवोल्यूटरी। इनवोल्यूटरी क्या होती है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए, इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है +-1। ट्रेस कहां से कहां तक जाती है, अगर ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना तो इसकी ट्रेस जाएगी -n से n तक। अगर ए मान लो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसकी जो ट्रेस है वो क्या हो सकती है, -2 1 0 1 2, इनमें से हो सकती है इसकी ट्रेस। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, इन्हीं में से एक चॉइस इसकी क्या मिलेगी, ट्रेस की मिलेगी। अगर ट्रेस मान लो एक मैट्रिक्स है उसकी ट्रेस 5 आ गई और मैट्रिक्स का साइज है 3, तो वो कभी भी इनवॉल्यूटरी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि 5 इस रेंज में नहीं आएगा हमारे पास। दे डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है रियल में कि ए स्क्वायर करके माइनस आइडेंटिटी दे दे, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। इनवॉल्यूटरी के केस में स्पेशलिस्ट टाइप का पूछ लेता वो हमसे क्वेश्चन। ए अगर निलपोटेंट है तो उसका ट्रांसपोज भी कैसे होगा, हमारे पास निल
पोटेंट होगा। ओके, ये यहाँ लिखना था, ये वाला रिजल्ट। ए अगर नील पोटेंट है तो ए ट्रांसपोज भी नील पोटेंट होगा। ओके, उसके बाद आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट जो है स्क्वायर इजिकल टू ए, इसको अगर ऐसे करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए इजिकल टू जीरो, ए कॉमन लोगे तो ए माइनस आई इजिकल टू जीरो, तो या तो ए जीरो होगा या आई ए माइनस आई जीरो होगा। अगर ए जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट जीरो, ए माइनस आई जीरो हुआ तो ए की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक अकेली मैट्रिक्स होती है गाइस, जिसकी रैंक अगर n क्रॉस n की है तो वो n ही आ जाएगी। और आइडम पोटेंट के केस में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है जो हमारे पास क्या होते हैं, इन्वर्टिबल हो गया। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़ देना तो कोई भी आइडम पोटेंट ऐसी मैट्रिक्स नहीं होगी जो हमारे पास इन्वर्टिबल होगी। नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेवर बी इन्वर्टिबल आइडम पोटेंट के केस में। और इसकी जो ट्रेस होती है गाइस वो होती है 0 से n पे। इन्वॉल्यूटरी में तो -n से n थी, लेकिन इसमें 0 से n के बीच में। ठीक है, अगर आइडम पोटेंट को छोड़ दे तो जो नॉन आइडम पोटेंट जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी को छोड़ दे तो जो मैट्रिक्स जितनी भी टाइप की आइडम पोटेंट बन जाएगी ना, उन सभी का डिटरमिनेंट क्या रहेगा, डेफिनेटली 0 होएगा। और रैंक जो होएगी वो n-1 होएगी। ठीक है ना, n से लेस होएगी। देखो जैसे अगर मान लो 1/2 1/2 1/2 1/2 ये रैंक ले ली, इसकी एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रेस, यानी कि 1 हो जाएगी, और एक आइगन वैल्यू हो जाएगी 0। तो रैंक इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। तो कभी भी फुल रैंक मैट्रिक्स है और वो बोलने लग रहा है एज फुल रैंक आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, तो आप सीधे लगा देना कि वो मैट्रिक्स कैसी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ट्रांसपोज ए, स्क्यू सिमेट्रिक होती है ट्रांसपोज माइनस ए, हर्मिशियन होती है ए थीटा ए के, स्क्यू हर्मिशियन होते हैं ए थीटा माइनस ए के। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में पता है डायगोनल जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है डिटरमिनेंट। उसके बाद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज जो है वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाता है ऑर्थोगोनल के केस में। यूनिटरी क्या होती है, ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए आइडेंटिटी आ जाए। नॉर्मल होती है ए थीटा ए थीटा ए, ये आइडेंटिटी का यहाँ पे कोई केस नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये जनरल सी बात थी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास वो क्या है, लेट A be a 5x5 matrix with real entries such that the sum of entries in each row is 2। जो A 5x5 की मैट्रिक्स है और हर रो का सम कितना है गाइस हमारे पास 2 है। इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2 है सम। उसके बाद ये पूछने लग रहा हमसे द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्यूब, तो ए क्यूब निकालो। तो देखो गाइस इसके लिए डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी हमसे वो इस टाइप का सम वाला कुछ भी दे देता ना, तो आपको क्या करना है, देखो 2 दिया है ना तो हम डायगोनल पे 2 2 2 2 ले ले। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करेक्शन ऑफ द डे में भी डाला, इस क्वेश्चन को बहुत बार बच्चों को समझ नहीं आता कि आप डायगोनल पे 2 क्यों लेने लगे। अरे भाई हम डायगोनल पे 2 इसलिए लेते हैं कि हमारे लिए डायगोनल की मल्टीप्लाई करना ईजी रहता है, इसलिए हम डायगोनल पे 2 लेते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, a11 a12 a13 a14 a15 का सम 2 से इक्वेट करना पड़ेगा। फिर मल्टी जैसे ए क्यूब पूछा तो उनकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इसका थ्योरी प्रूफ मैंने लेक्चर लीनियर अलजेब्रा का जब फर्स्ट लेक्चर था तब वहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाया था, लेकिन बार बार प्रूफ थोड़ी ना करेंगे। अब हमें पता कि हर रो का सम 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। देखो पहली रो का भी सम 2, दूसरी का भी, तीसरी का भी, चौथी का भी, पांचवी का भी, है ना। हर रो का सम 2 है, ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब क्या हो जाएगा, डायगोनल का ही क्यूब हो जाएगा, तो 8 8 8 8 8 हो जाएगा। अब ऑल द एलिमेंट पूछा है तो ये कितने एलिमेंट हो गए गाइस हमारे पास है, सम कर देंगे सभी का। तो 8 8 8 आज 8 कितने टाइम आ जाएगा, 5 टाइम, तो 5 × 8 40 हो जाएगा। और डायरेक्ट रिजल्ट ये हो जाता कि अगर ए भी मान लो ए था कुछ ये मैट्रिक्स, बी कुछ अलग मैट्रिक्स दे दे और ए बी की पूछे तो जो ए की हर एलिमेंट का सम इंटू बी के हर एलिमेंट का सम कर देंगे, ए इंटू बी कर देंगे। और अगर ऑल एलिमेंट पूछ ले तो एन इंटू ए बी कर देंगे। जैसे अब ए क्यूब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए और ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर ये ए बी का ही तो काम करेगा, है ना हमारे पास। तो ए हर रो का सम कितना था 2, इसकी भी हर रो का सम कितना था 2, इसकी भी हर रो का सम कितना था 2, और n कितना हो गया हमारे यहाँ पे 5। तो 5 × 2 दूनी 4 दूनी 8 40, यहाँ से भी ऐसे 40 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं वो ए क्यों पूछ ले, वो 2 मैट्रिक्स दे के भी पूछ सकता है कि एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है और ए बी के ऑल एलिमेंट का सम बताओ। तो ऐसे ही करना आपको n × a × b। ओके, उसके बाद देखो एक मैट्रिक्स दे दी और ए के बारे में पूछने लग रहा है क्या हो गया, आइडम पोटेंट, नील पोटेंट, इनवॉल्यूटरी या पीरियोडिक। पीरियोडिक टाइप की कोई मैट्रिक्स होती नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर देना यहीं से। अब नील पोटेंट के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेस 0 होना चाहिए। प्रॉपर्टी आपको पता है 5 5 -1, तो ट्रेस तो 0 नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। अब बात आती है आइडम पोटेंट एंड इनवॉल्यूटरी। आइडम पोटेंट क्या होती है, ए स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। इनवॉल्यूटरी क्या होती है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो ए स्क्वायर निकालना है, जस्ट ए स्क्वायर निकाल दो, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ए बी 2x2 के मैट्रिक्स और बोलने लगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। इस टाइप का डिटरमिनेंट के केस में वो हमसे क्वेश्चन दे सकता है। तो देखो, अगर मान लो हमें नहीं पता ए क्या है बी क्या है, अगर आप लोग ए को एक सेकंड के लिए जीरो मैट्रिक्स ले लो, ए को जीरो ले लो, देखो एक बार ए को जीरो ले लो, मतलब ए का डिटरमिनेंट ए को जीरो मैट्रिक्स ले लो, ठीक है ना, और एक बार बी को जीरो ले लो, ए को जीरो लेोगे तो ये जीरो जीरो, ये भी जीरो जीरो, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट बी, क्योंकि जीरो में बी में कुछ भी ऐड करोगे जीरो का तो वो तो बी ही रहेगा ना। यहाँ से देखो माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस बी डिटरमिनेंट माइनस बी, इसका डिटरमिनेंट करेंगे 2x2 की थी, तो ए का जो डिटरमिनेंट होता है k इंटू ए, तो वो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है ना हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो बी बी बी, तो 2 टाइम्स बी आएगा, देखो 2 टाइम्स बी आएगा। इसमें क्या था, बी था, कैंसिल आउट हो गया। इसमें क्या था, माइनस बी था, कैंसिल आउट हो गया। इसमें क्या था, माइनस बी था, कैंसिल आउट हो गया। समझना, बी इसमें आने लग रहा है 2 टाइम्स बी, क्योंकि एक बी यहाँ से आएगा एक बी यहाँ से आएगा, ये क्यों, क्योंकि हमें साइज पता था मैट्रिक्स का, ठीक है। अब बी को जीरो ले तो देखो ए 2a, ये तो फिर भी कैंसिल आउट, यहाँ से करेंगे 2a, यहाँ से करेंगे 2a, यहाँ से करेंगे 2a, लेकिन क्या था, प्लस वाले के लिए a की सेटिस्फाई हुआ था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब मैंने थ्योरी क्वेश्चन कराया था तब भी 2 वे से कराया था इसको, जनरल 2x2 की ABCD मैट्रिक्स लेके, है ना, एंट्री लेके, और फिर या फिर हमने क्या किया था, a को कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स मान लो जैसे 1 2 0 3 ले लिया, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स लेके तब भी कराया था। और आज मैं इसको और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से बताने लग रही हूँ कि एक बार तो a को जीरो ले लो, उससे ऑप्शन देख लो, एक बार b को जीरो ले लो, क्यों, देखो 2 सेकंड भी नहीं लगने लग रही, ए को जीरो लेते ही 2 टाइम्स भी आएगा, और ये 3 ऑप्शन क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। ओके, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस ये रैंक से रिलेटेड आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट रैंक ऑफ ए लेस देन 2। तो हमें ए की ऐसी वैल्यू बतानी है कि रैंक जो है ना 2 या 2 से कम हो जाए। तो क्या बताते हैं, अगर रैंक फुल रैंक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है गाइस, नॉन जीरो होता है। तो या तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, या इसको रो रिड्यूस करोगे, तो 2 चॉइस है आपके पास। अब मैंने देखो रो रिड्यूस करके कराया इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे सोल्व करके, यहाँ पे के फैक्टर आ गए 2/3 और 11/3। अगर a 2/3 या 11/3 के इक्वल हो जाएगा ना इस मैट्रिक्स में, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इस वे से करने से अच्छा डिटरमिनेंट से करो, डिटरमिनेंट 3x3 का निकाल सकते हो। तो देखो डिटरमिनेंट निकाल लोगे आप लोग और ये आ जाएगा। लास्ट में मैंने इसको भी छोड़ दिया क्योंकि कैलकुलेशन वर्क होने लग रहा था, ये तो आप कर सकते हो। तो यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकाल दी थी गाइस 2/3 और 11/3, आप लोग देख लेना कैलकुलेशन करके, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, फाइंड ए इफ द वेक्टर दिस आर LD। तो LD 3 वेक्टर है, तो वो LD कब होंगे, जब उनकी रैंक 3 से कम हो जाएगी। तो क्या करो, डायरेक्ट LD LI कैसे चेक करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में देखो रो रिड्यूस कर दो। अगर रैंक 3 आ जाएगी हमारे पास तो वो क्या हो जाएंगे LI, और रैंक 3 से लेस तो वो क्या हो जाएंगे LD हो जाएंगे। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था, अगर बाई चांस इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसका डिटरमिनेंट निकालो, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट कर देंगे LD बनाने के लिए, है ना। तो A की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो ऑप्शन थे मैंने वो नोट डाउन किए नहीं, यहाँ पे भूल गई, कोई बात नहीं। तो A की 1 के लिए क्या हो जाएंगे, ये वेक्टर LD हो जाएंगे। ओके, अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफ M इज 7x5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3, M 7x7 रो है 5 कॉलम है और रैंक है 3, और N है 5x7 मैट्रिक्स और रैंक है 5, तो रैंक ऑफ MN पूछ लिया। सो गाइज ये MN इक्वलिटी से मैंने बताया था कि अगर A M×N मैट्रिक्स है, B N×P मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ A भी क्या होती है, रैंक ऑफ A की इक्वल होती है। कब, अगर एक की भी किसी की भी, जैसे मान लो इसकी रैंक के होगी कब, जब इसकी रैंक N के इक्वल आ जाए, और रैंक ऑफ A भी B के इक्वल होगी अगर इसकी रैंक N के इक्वल आ जाए। जैसे 7x5 की थी ना, अगर A की रैंक 5 हो जाती तो रैंक ऑफ A भी B के इक्वल हो जाती। लेकिन यहाँ पे रैंक ऑफ B N×5 मतलब 5x7 की मैट्रिक्स थी, 5 रैंक आ गई, तो मैट्रिक्स A B की रैंक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। मीन्स रैंक ऑफ A B के इक्वल नहीं होगी, रैंक ऑफ A के इक्वल होगी। रैंक ऑफ A कितनी थी, 3, तो जो A B की रैंक है वो भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी गाइज हमारे पास, ठीक है ना।
अभी उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दे दिया, उसमें दे दिया गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन ओवर आर हैज रैंक एन। ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और उसकी रैंक भी क्या है, हमारे पास एन है। तो हमसे पूछा क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो ए ट्रांसपोज और ए की रैंक ऑफ ए, हमने रिजल्ट पढ़ रखा, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होती है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज रियल के केस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसको ऐसे भी लिख दो, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए है ना, तो ये तो इक्वल होगी, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। रैंक एन होते ही एल आई वैक्टर जो है, कॉलम वैक्टर या रो वैक्टर, वो भी एन ही मिल जाते हैं, ये भी ट्रू है। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, ये भी ट्रू है। तो नॉट करेक्ट बताना था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। रैंक एन है तो डिटरमिनेंट पक्का नॉन जीरो होगा। इसने बोला था डिटरमिनेंट जीरो होगा, तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स K12 K1 -1 -2 1 1 4 इज, हमें इसकी नलिटी बता दी 1। तो रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होती है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो 3। रैंक ऑफ ए कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी। क्यों, क्योंकि नलिटी 1 दे रखी है रैंक ऑफ ए, तो इसको जब करेंगे उस साइड तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। तो के की क्या वैल्यू लेके इसकी रैंक 2 आ जाए, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दो डायरेक्ट। रो रिड्यूस करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दो। तो k इंटू -2 -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2, के की वैल्यू आ गई -1। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। k -1 लेते इस रैंक मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी, तो नलिटी 1 आ जाएगी। तो के की वैल्यू पूछी थी, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है। सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम डिफाइंड बाय द सेट ऑफ इक्वेशन दिस, हमें इसका सॉल्यूशन बताना। तो क्या करोगे गाइस, डायरेक्ट ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाओगे आप लोग, और इसको क्या करोगे, रो रिड्यूस करोगे और इसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 3 4 बन जाएगा, 4 3, ये डायरेक्ट 0 बन जाएगा। यहाँ से 4 -8 करके -4 आ जाएगा। लास्ट कॉलम में पिवट चला गया, तो रैंक ऑफ ए कोलन बी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आई। पायलट पोजीशन लास्ट में चली गई ना, तो ये इक्वल नहीं आई, तो इसका क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन बन जाएगा। नो सॉल्यूशन मीन्स नॉट एग्जिस्ट। अगर बाय चांस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता तो देखो मैंने आपको बताए हैं कि जो ये वैल्यू जो होती है ना, इनको पुट करके देख लिया करो। अगर डायरेक्ट आपको ये ना, अगर बाय चांस फोर्थ ऑप्शन नॉट एग्जिस्ट की जगह कि वो इसी टाइप का दे देता ना, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू समथिंग z इज इक्वल टू समथिंग, तो आपको क्या करना था, डायरेक्ट रो रैंक निकालने की नीड ही नहीं थी। जो ये वैल्यू दी हुई ना, इनको जो 3 इक्वेशन थी ना, इनमें पुट करके देख लेना। पुट करना थोड़ा इजी रहेगा, है ना, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा कि रो कौन सा ऑपरेशन लगाए। डायरेक्ट पुट करो, x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, z को 4/3 पुट करोगे, तो 4 + 4 8 इक्वल टू 8। इस इक्वेशन ने इसको तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ये इन दोनों को नहीं करेगी। देखो यहाँ से -4/3 कभी 2 के इक्वल हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसलिए तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो तीनों को इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसे करके देख लेना, अगर सिस्टम इक्वेशन से इस टाइप का आ जाता है जहाँ पे वो x y z दे देता है, ठीक है ना। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वो क्या है हमारे पास, उसमें दे दिया सिस्टम इक्वेशन है ये भी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन दिस हैज ए सॉल्यूशन। और किसके लिए, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे करोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना और रो रिड्यूस कर दो। रो रिड्यूस करके देखो लास्ट में जाओगे ना, कैलकुलेशन कर लेना, तो यहाँ से लैम्डा के फैक्टर बन जाएंगे 1 और 2। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर यहाँ पे देखो अगर लैम्डा 1 और 2 से डिफरेंट हो गया, तो रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए कोलन बी के इक्वल नहीं आएगी ना। रैंक ऑफ ए कोलन बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, कब, इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नो सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन हमने तो क्या पूछा था, इसने हैव ए सॉल्यूशन, मींस हैव ए सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लैम्डा की क्या वैल्यू ले, या तो लैम्डा को ले लो 1 या फिर लैम्डा को ले लो 2, दो ही चॉइस है। तभी हमारा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, लेट M बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का स्पेस है, वेक्टर स्पेस 3x3 बना दी। द रियल मैट्रिक्स लेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबस्पेस ऑफ M। तो हमें बताना कि कौन सा सबस्पेस होगा। तो मैट्रिक्स का सम देखो, ये दो मैट्रिक्स है इस टाइप की, इनका सम भी हो जाएगा, इनकी प्रोडक्ट अल्फा टाइम एच से करेंगे वो भी हो जाएगी। ओके, अभी उसके बाद जो क्वेश्चन आता है गाइज, वो हमारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, x + a करोगे, a + x करोगे, तो x + a x कुछ भी लेोगे तो दोनों का सम जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड करेंगे तो कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएंगे ना हमारे। तो ये हो जाएगा x से ax के भी इक्वल आ जाएगा और ट्रेस ऑफ ax 0 आ जाएगी हमारी। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लो 2 1 1 2 की, उनका डिटरमिनेंट 0 आएगा, ये कोई भी जरूरी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ना वो करेक्ट नहीं होगा, और नॉट करेक्ट ये हमारे पूछ रखा है इसने, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सबस्पेस, तो नॉट सबस्पेस आएगा यहाँ पे, और ये फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार पहले जब थ्योरी लेक्चर कराए वहाँ पे बताया भी है मैंने इस क्वेश्चन को। ओके,
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R4 इज ए बेसिस ऑफ R4। तो R4 के जो बेसिस बनने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, वो Li होना चाहिए प्लस जनरेटिंग सेट होना चाहिए। जब मैंने बता रखा आप लोगों को, जिसका जनरेटिंग सेट पूछे अगर उतने ही हमारे पास क्या दे देता है, वेक्टर दे देता है, वो जनरेट तो कर देगा, लेकिन Li चेक करेंगे। अब Li कैसे चेक करेंगे, इनको रो या कॉलम वाइज पुट कर दो और रैंक निकाल दो। अगर रैंक 4 कॉलम Li के लिए क्या चाहिए, 4 ही वेक्टर जो डायमेंशन है वो 4 चाहिए ना। तो अगर जिसकी भी वेक्टर की लेंथ जो है, रैंक जो है वो 4 आ गई, वो Li हो जाएगा। जिसकी रैंक 4 नहीं आई वो Li नहीं होगा। तो रो रिड्यूस करके इसको लिख दो 1 0 0 0, इसको लिख दो 1 1 0 0, इसको लिख दो 1 1 1 0 और इसको 1 1 1 1। ये ऑलरेडी रो रिड्यूस में है, हर रो में पाइवट पोजीशन आ गई। तो इसकी रैंक कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। तो ये तो Li हो जाएगा। अब बी को देख लो, बी को 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 0, ये आ जाएगी, ये भी Li हो गई। अब इसको देखोगे तो इसको देखो 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5 -5 0 0। देखो एक ही स्टेप करते ये 0 बन जाएगा, रैंक इसकी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये Li नहीं होगा। तो B1 B2 बट नॉट B3 ऑप्शन है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम Li LD वेक्टर निकाल सकते हैं बेसिस के केस में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे दिया गाइस, कंसीडर द सबस्पेस W सबस्पेस दे दिया Aij 0 है, कब, जब I हमारे पास E1 है। और ये क्या पूछने लग रहा है हमसे, इसकी डायमेंशन पूछने लग रहा है। तो 10 × 10 की मैट्रिक्स है, तो 10 × 10 की मैट्रिक्स जब आप लोग बनाओगे तो देखो A21 यहाँ पे आएगा, फिर A31 यहाँ पे आएगा, A41, फिर A61, फिर A81, फिर A10 तो 5 2 1 के लिए, 4 1 के लिए, 8 1 के लिए, 10 1 के लिए ये क्या देगा, हमेशा 0 देगा, क्योंकि किसने पूछ रखा I जब E1 है हमारे पास तो वो क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो इस रो में जब A42 A43 A44 A410 I तो हमेशा 4 4 4 ही रहेगा ना, तो वो हमेशा क्या रहेगा, E1 रहेगा। तो इसमें कितनी एंट्री आएगी, 10 एंट्री इसमें, 10 एंट्री इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, टोटल एंट्री कितनी होगी, 50 होगी, जो क्या होगी हमारे पास 0 होगी। मैट्रिक्स कितनी थी, 10 × 10 की, मीन्स टोटल एंट्री कितनी थी इसमें, 10 × 10 की मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एंट्री कितनी होती है, m × n होती है। तो 10 × 10 100, 100 में से 50 एंट्री कैसी आ गई, जो हमारे पास 0 होगी। तो 100 एंट्री में से 50 0 होगी। तो चॉइस ऑफ जो हमारे पास चॉइस बने वो कितनी एंट्री की बनी है, 50 की। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट M be a 2 × 2 मैट्रिक्स, द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 × 2 मैट्रिसेस ओवर R, W1 W2 सबस्पेस दे दिए और हमसे क्या पूछिए, इनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन पूछिए। तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो देखो यहाँ पे x जो यहाँ पे वो यहाँ पे लेना है एलिमेंट y, तो इस अगर इसकी डायमेंशन देखने लग जाए तो W1 की डायमेंशन है 2 और इसकी डायमेंशन है 3, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या जाता है गाइस, कॉमन एलिमेंट जाते हैं। इसको कुछ भी फिल कर दो, इसको कुछ भी फिल कर दो, तो यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन में अगर जाना है तो उसको कुछ भी फिल कर दो, चला जाएगा, एंट्री आ जाएगी हमारे पास। इसको y यस। इसमें इंटरसेक्शन में ये बोलने लग रहा है ये तो पक्का 0 ही होना चाहिए, और ये बोलने लग रहा है कुछ भी फिल कर दो। तो इंटरसेक्शन में जाने के लिए तो इसको क्या फिलअप करना पड़ेगा, 0 ही करना पड़ेगा। तो चॉइस नहीं चली ना इसके पास हमारी, क्यों, क्योंकि जेड को कुछ फिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो इसको 0 ही फिल करना था। सेम इसको यहाँ पे कुछ, इसको जो ये करोगे ये करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये बोलने लग रहा है क्या कि इसको तो 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। तो जो ये x था ये वाला यही था, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी 0 ही करना पड़ेगा। बस एक y के पास चॉइस बचे कि इसको कुछ भी कर दो, तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे दिया, कंसीडर ए, एक मैट्रिक्स दे दी ए स्पैन बाय द सेट ऑफ नल स्पेस। तो नल स्पेस के लिए क्या बताया था कि ax को किस पे सेंड कर देता है, नल स्पेस के केस में वो ax को 0 पे सेंड कर देता है। तो a की इसके नल स्पेस के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, जिस भी वेक्टर ने 0 को सेंड कर दिया a की मल्टीप्लाई के साथ वो नल स्पेस में चला जाएगा। अब रैंक कितनी है इस मैट्रिक्स की, 2, तो जो नल स्पेस में वेक्टर जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, नलिटी, तो 4 - 2 करके 2 वेक्टर जाएंगे इसके नल स्पेस में। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 1 × 0 3 × -3 2 × 2 4, तो ये तो 0 पे नहीं जाएगा। 1 × 1 3 × 3 9 2 × 2 करेंगे तो वो 4, ये भी 0 पे नहीं जाएगा। ये देखो 3 × 1 3 -3 ये 0 पे जाने लग रहा है। -2 × 5
5 यहाँ से +2, ये 0 पे जाने लग रहा है। यहाँ से करोगे इसकी 1 × 5 5 -1 5 × 1 ये, और इसमें तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इसकी तो लेंथ ही 2 है, इसकी तो प्रोडक्ट ही डिफाइन नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नल स्पेस के लिए क्या बताया था, ax को 0 पे सेंड कर दे कि a मैट्रिक्स है, उसकी जो वेक्टर आएंगे उनसे मल्टीप्लाई करे तो वो कहाँ पे सेंड कर दे, उसकी इमेज को 0 पे सेंड कर दे। और अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछने लग जाता गाइस, रेंज स्पेस पूछने लग जाता, तो ये ऑलरेडी रो रिड्यूस में थे, तो इसका फर्स्ट रो और इसकी सेकंड रो ही क्या चली जाती है, हमारे रेंज स्पेस में चली जाती। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें क्या दे दिया, u1 u2 u3 बी द बेसिस ऑफ R3, ये बेसिस दे दिया, तो मीन्स ये क्या होंगे, Li होंगे और इनकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ से ये बात पता चल गई हमें, ठीक है ना। उसके बाद ये पूछने लग रहा है लेट t R³ से R³ पे जाता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट t u1 को तो 1 0 पे सेंड करता है, t u2 को 0 1 पे और t u3 को 1 1 पे सेंड करता है। तो हमें t बताना है कि t क्या होगा, तो lt बता दी। lt का जो टॉपिक है इसमें हमें पता है क्या कि u1 u2 u3 दे दिए, इनको हमें क्या बताना, lt की फॉर्म में बताना। तो हम एक्स वाई जेड को लेके चल पड़े, u को एक्स वाई जेड की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल दिया, a u1 पुट कर दिया, b u2 c u3, a b c की यहाँ से सोल्व करोगे आप लोग, 1 3 को ऐड कर दियो, 2 3 को ऐड कर दियो, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 4 से सब्ट्रैक्ट कर देना, b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू इसमें पुट कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी, c की b और c की वैल्यू आ जाएगी, उनको इसमें पुट कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a b c की वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड क्या अप्लाई कर देंगे गाइज, t अप्लाई कर देंगे, तो t ऑफ u क्या आ जाएगा, t ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c सॉरी u1 u2 है ये, c u3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें t की जो lt होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, मीन्स t a u1 क्या हो जाता है गाइज, a t u1 हो जाता है, और t ऑफ a1 प्लस a2 क्या होता है हमारे पास, t ऑफ a1 प्लस t ऑफ a2 ये होता है। तो lt की ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये सेटिस्फाई करा दो एक बार, तो क्या हो जाएगी, अलग अलग पे हो जाएगी, फिर कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट a b c की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ u3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास दे रखी है उसने 1 0 0 1 1 1, तो वो पुट कर दो और फिर क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगी हमारे पास lt टी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, इससे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास है करेक्ट हो जाएगा। करके देख लेना, कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या करना होता है, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में निकाल के जो वेरिएबल आते हैं हमारे कांस्टेंट उनकी वैल्यू निकाल के और वापस से पुट करना होता है। एक तो था बेसिक एलटी निकालना, एक या क्या दे दे वो टी बी बी डैश दे दे, तो कैसे करते हैं गाइस, देखो अगर उसने टी बी बी डैश दे दिया और बेसिस दे दिए, बी डैश के अलग से बेसिस दे दिए, तो क्या करना होता है, हमें इमेज निकालनी होती है इनकी, किसकी फॉर्म में, बेसिस ये लेके और मैट्रिक्स की ये एंट्री लेके। तो देखो 1 बेसिस फिक्स करेंगे, 1 1 प्लस 3 1 माइनस 1 ये आ गई, फिर माइनस 1 1 1 1 1 माइनस 1, बेसिस ये सेम लेने गाइस, ये वाले बेसिस सेम रहेंगे, बस ये कॉलम वाइज पुट करते जाएंगे, इनको वैल्यू निकाल दी। अब देखो t11 मतलब इसको u1 u2 u3 माने वैल्यू आ गई, सेम पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये a b c एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दिया, ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, बोथ साइड टी ऑपरेट कर दिया। अब टी ऑपरेट करेंगे तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू अप्लाई कर दी, टी इस पे लगेगा तो इसकी वैल्यू है 4 माइनस 2 कर देना पुट, और फिर क्या कर रहे हैं, टप्पल वाइज ऐड कर देना इसको। 4 से करेंगे तो 12y माइनस 8z, यहाँ पे करेंगे 0, यहाँ से करेंगे 2x माइनस 2y प्लस 2z, ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, एल टी के इसी क्वेश्चन आएंगे, फिर वो क्या तो आपको नहीं प्लस या प्लस ए भी नहीं होगी, एल टी क्या जीरो करने या नहीं करने लग रहा। ओके, जब भी एल टी लीनियर होते हैं तो कभी भी पावर में स्क्वायर दिख जाए या फिर मोड दिख जाए, वो कभी भी एल टी फॉर्म नहीं करेगा। ओके, बेसिक से इसी टाइप का पूछ सकते हैं हमसे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, इसमें क्या दे दिया, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स एंड एम मैट्रिक्स दे दिया हमसे, और पूछने लग रहा है वो ट्रेस ऑफ टी क्या होगी, टी क्या है हमारे पास एम में, तो जो शॉर्ट फॉर्म बताई थी मैंने एल टी के केस में कि एम ए एस हो जाता है, ठीक है ना, मास। तो एस का क्या स्टैंड था यहाँ पे, एस स्टैंड करता है स्केलर के लिए, तो जो 2x2 की मैट्रिक्स है वो एम से मल्टीप्लाई करके 4x4 की बन जाती है और वो स्केलर बन जाती है। मीन्स एक को 2x2 की स्केलर बना दो, 2 को भी 2x2 की स्केलर, 3 को भी स्केलर, 4 को भी स्केलर, तो 1x1 की स्केलर बन गई, ये 2 को और ये 3 को और ये 4 को। ट्रेस किसकी कितनी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाती है, डायगोनल का सम, तो 4 + 4 8 और 2 10, तो ट्रेस कितनी हो जाएगी इसकी 10। और डायरेक्ट अगर आपको ऐसे बाय चांस आपको इतना भी नहीं करना, तो आप याद रखना कि जो ट्रेस ऑफ ए
एम टी होती है ना, एम पूछ ले या फिर एम ए पूछ ले, एम ए एस, तो इसकी 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए हो जाती है। जो भी ट्रेस ऑफ ए होती है ना उसका 2 टाइम्स कर देना, मीन्स 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो ट्रेस आ जाएगी 10। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, जो डिटर्मिनेंट ऑफ एम आता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एम, इसका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, चाहे वो एम पूछ रखा हो हमसे या फिर वो एम ए पूछ रखा हो। याद रखना डिटर्मिनेंट हो जाता है स्क्वायर में और ट्रेस हो जाती है, जो ट्रेस में तो ये पावर आगे आ जाती है और डिटर्मिनेंट में पावर हो जाती है, बस 2 ही होएगा। यहाँ पे भी 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी रैंक ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए हो जाती है, कंप्लीट की ट्रेस, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल के लिए क्या बताया था, 3-4 प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर जैसे 2 क्रॉस 2 की है उसकी हर आइगन वैल्यू डिफरेंट आ जाए, 2 क्रॉस 2 की एक लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल नहीं है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। उसका जो सी एक्स बनेगा वो भी लीनियर में बन जाएगा और एम एक्स भी क्या बन जाता है, लीनियर फैक्टर में बन जाता है। तो इसकी एक आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 ये आ जाएगी। इसकी लैम्डा, इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 5/2, 3 माइनस रूट 5/2, दोनों डिफरेंट आएगी तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। इसकी आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 1 और 2 डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, डिफरेंट है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। इसकी कितनी आएगी, प्लस माइनस आयोटा, तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। गाइस जिसने यहाँ पे फील्ड मेंशन नहीं की, फील्ड मेंशन नहीं की तो क्या लेके चलेंगे, सी लेके चलेंगे, ओके। और अब इसमें देखो 1 और 1 ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर है, 1 1 डायगोनल होगी, लेकिन 1 1 डायगोनल होने के बाद एम जीएम निकालेंगे क्योंकि रिपीटेड आइगन वैल्यू आने लग रही है ना, तो इसकी एम तो क्या है 2 है और जीएम निकालोगे तो जीएम कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और वैसे भी हमें पता था ये ब्लॉक डायगोनल है, ब्लॉक बनने लग रहा है 2 क्रॉस 2 का, तो ये कभी भी डायगोनल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसकी जीएम करेंगे तो 1 - 1 करके 0 आ जाएगा, ये ऊपर वाला बन जाएगा तो रैंक 1 आ जाएगी, है ना। तो इसकी जो जीएम है वो 2 नहीं होगी, तो ये कभी भी डायगोनल नहीं होगी। 1 1 के प्लेस पे यहाँ पे 2 2 होता, 5 5 होता, तब भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता ये, ठीक है ना, ब्लॉक होता है ये 2 क्रॉस 2 का। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई दिस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई इक्वल टू 0, तो A4 पूछ रखा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी वो मोस्टली दे सकता है, चांसेस है। तो क्या करेंगे हम, A4 पूछ रखा है ना, तो हमें पता है कि जो ये है ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो होता है, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पे -1 डिटर्मिनेंट नहीं है, 1 है, क्योंकि वो जो होता है लैम्डा क्यूब में माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस को फैक्टर इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होता है, तो माइनस वाला तो ये ऐसे 1 डिटर्मिनेंट है, तो 1 डिटर्मिनेंट 1 है, नॉन जीरो, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और पावर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे तो देखो ए क्यूब निकाल दे, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, A4 निकाल दो, क्या करो ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो A4 क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। अब ए क्यूब की अगेन क्या करो, जो ये गिवन वैल्यू थी ये पुट कर दी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, A4 आ गया हमारे पास आइडेंटिटी, A0 होगा नहीं, A4 आइडेंटिटी, ठीक है। ऐसे निकालना होता, निकाल लेना अगर इस टाइप का पावर में कुछ भी पूछने लग जाए या डिटरमिनेंट में कुछ भी पूछने लग जाए, ओके। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स लाई इन द डिस्क, इसकी आइगन वैल्यू किस में लाई करते गाइज। अगर इसको देखेंगे तो ये ग्रेसरिन थ्योरम होती है, बहुत लेंथी थ्योरम होती है, बट हमारा इतना यहाँ पे नहीं करना, हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अब मैंने लैम्डा क्यूब वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाया, यहाँ से लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस इसका कोफैक्टर निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, मैंने वो भी नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि मैंने इसको 2 क्रॉस 2 के और 1 क्रॉस 1 के ब्लॉक में ब्रेक कर दिया, तो एक ये 2 क्रॉस 2 का बन गया, ये एक बन गया, तो ये तो जो है ये आइगन वैल्यू बन जाएगी। हर रो का सम कितना है यहाँ पे 3 3, इसको एक मैट्रिक्स ट्रीट करो। अब हर रो का सम कितना 3 और ट्रेस कितनी है 2, 3 में क्या ऐड करेंगे तो 2 आए, तो 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी 2 आएगा, तो एक वैल्यू तो होगी 3, एक होगी -1 और एक -1 ये था, तो इसकी आइगन वैल्यू आ गई गाइस 3 -1 -1। अब ये आइगन वैल्यू किस में लाई करने लग रही है, अगर इससे देखोगे तो लैम्डा प्लस 1 इसको खोल दो तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 -1 1 के बीच में लाई करेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितने बन 0 और -2 के बीच में लाई करेगा, तो लैम्डा की हाईएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन हमारी तो कितनी आई है 3 आई है, तो ये नहीं होगा। इसकी देखोगे तो 2 आने लग रही है, लेकिन हमारी तो 3 आने लग रही है, इसमें भी लाई नहीं करने लग रही, इसकी -1 और 1 के बीच में लाई कर जाएगा ये हमारे पास, ये भी नहीं हो जाएगा। इसमें देखोगे तो -1 और 3 के बीच में आइगन वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, अगर वो इस टाइप से दे देता है तो, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, द नंबर ऑफ द वेक्टर ऑफ द मैक्सिमम सेट ऑफ एल आई आइगन वेक्टर ऑफ ए, तो इसके मैक्सिमम हमें बताना कि इसके एल आई कितने वेक्टर मिल सकते हैं हमें। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है,
कैसे निकाल लोगे आप लोग? इसकी रैंक निकाल के देख सकते थे, एक तो रैंक निकाल लेते, उसकी रैंक कितनी आ जाती? 3 आ जाती। लेकिन अगर रैंक बाय चांस दिमाग में नहीं आती है तो आप क्या निकालो? आपको अल्लाह आइगन वेक्टर दिखने लग रहे हैं ना। आइगन वेक्टर के केस में आप क्या करोगे? इसको आइगन वेक्टर के केस में आप करोगे इसको, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो। इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी गाइज 3 3 5। 5 के लिए तो एम जी एम एक ही हो जाएगी, तो चेक नहीं करेंगे। 3 के लिए एम 2 होने लग रही है तो जीएम चेक कर लो। अगर जीएम भी 2 आ गई तो वो एल आई आइगन वेक्टर 2 ही मिल जाएंगे। और अगर जीएम 1 आई यहाँ से तो एल आई आइगन वेक्टर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 3 के लिए एल ए माइनस 3 कर लो, ये आ जाएगी। इसको रिड्यूस करोगे, रैंक 1 बन गई, नलिटी 2 बन गई, तो कितने आइगन वैल्यू वेक्टर मिल गए? 2 मिल गए। एम जी एम इक्वल हो गई, इक्वल 2 के इक्वल। तो इसके लिए 2 यहाँ से और एक 5 के लिए मिलेगा, तो 3 अल्लाह आइगन वेक्टर मिल गए, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 तो हो ही नहीं सकते। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह वेक्टर कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे इसको कर सकते थे आप लोग। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट टी सी क्यूब से सी क्यूब है, कॉम्प्लेक्स फील्ड दे दी। बी डिफाइंड बाई टी दिस M is the matrix with respect to standard ordered basis. The matrix of M is similar to a matrix किसके होगी? तो A को लिख दिया, A ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रेस ऑफ A कितनी आने लग रही है हमारी? यहाँ से ट्रेस ऑफ A आने लग रही है गाइज 1 -1 -1 -1। ट्रेस ऑफ A ऑप्शन डी में था 0 नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम? A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए, मतलब थीटा। अब रियल की थी, मतलब मैट्रिक्स रियल बनने लग रही है ना हमारी यहाँ पे, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे और उसका थीटा निकालेंगे तो वो उसी के इक्वल आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आया तो स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन भी कट जाएगा यहाँ से, और देखोगे तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी आप लोगों की यहाँ पे। ठीक है ना। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया? लेट ए बी ए 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन आइगन वैल्यू 2 आइटा। इसकी एक आइगन वैल्यू 2 आइटा है। देयर वन ऑफ द रिमेनिंग आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी? तो जो हमें पता है गाइज, किसी भी मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स में मिलती है तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मिलते हैं। मीन्स अगर 2 आयोटा आइगन वैल्यू तो -2 आयोटा भी उसकी आइगन वैल्यू पक्का मिलेगी। ओके, एक होगी 2 आयोटा, एक होगी -2 आयोटा। अब उसके बाद जो थर्ड आइगन वैल्यू है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। तो डिटरमिनेंट 0 बनाने के लिए एक आइगन वैल्यू क्या होगी गाइज? पक्का 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि रैंक भी तो इसकी लेस होती है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमेशा रैंक क्या होती है? इवन होती है। तो इसकी आइगन वैल्यू बन गई 0। बच्चे गलती क्या करते हैं? वो सोचते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 आयोटा दे दी तो 1/2 आयोटा चाहिए। अरे 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो प्लस के उसका नेगेटिव करना। आयोटा का नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे 1 + 2 आयोटा आइगन वैल्यू होती तो कॉन्जुगेट में 1 - 2 आयोटा हो जाती, ना कि 1/2 आयोटा। ओके, तो ऐसे करना है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गाइज, द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें क्या बताना है? मिनिमल पोलिनोमियल बताना है। तो देखो इसको भी ब्लॉक में ब्रेक कर लो। इसकी एक आइगन वैल्यू, अगर इसको देखो तो इसकी एक आइगन वैल्यू कितनी बन जाएगी? हर रो का सम 6 है तो 6 आइगन वैल्यू। ट्रेस भी कितनी है? 6। तो एक आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी? 0 बन जाएगी। तो 6 0 तो इससे आएगा, आ गई एक इससे आ गई, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी गाइस? 6 0 6 बन जाएगी। अब देखो, अब उसने क्या पूछ रखा हमसे? उसने पूछ रखा मिनिमल। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होएगा गाइज? x × x - 6 का स्क्वायर। अब मिनिमल के लिए क्या करोगे? या तो x × x - 6 बनेगा या x × x - 6 का स्क्वायर बनेगा। तो देखो x - 3 x - 3 है तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? डिस्कार्ड ही हो जाएंगे। ये ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास। डायरेक्ट करके देखने की नीड ही नहीं थी हमें मिनिमल के लिए, क्योंकि और ऑप्शन थे ही नहीं ऐसे। ओके, और करके भी देख लेना। x क्या है? ये कंप्लीट मैट्रिक्स ले लो, 3 3 0 3 3 0 0 0 6, और x - 6 करोगे तो 3 - 6 - 3 3 0 0 सॉरी -3 0 0 0 0 करके देख लो। 3 - 3 + 9 0 0 0 0 0 आ गई, तो यही मिनिमल बन जाएगा हमारा इसका। ओके गाइज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म से आ गया। इसमें क्या दे दिया? x1²। इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बताने की कौन सी मैट्रिक्स बनेगी इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की? x1² - 2x1 x2 + x3² - 4x1 x2 x3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है गाइज? हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म का पता है कि यहाँ पे x अगर 3 × 3 की है तो बताने लग रही हूँ। हाफ ऑफ x1 x2 होता है, हाफ ऑफ x1 x3 होता है। ये हाफ यहाँ पे आ जाता है, ये हाफ यहाँ पे आ जाता है। x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ x2 x3 हो जाता है, यहाँ पे x2 x3 होगा, ये होगी। तो देखो x1² 1 बनेगा, 1 इसका हाफ लेना है, -1 -1 x3 यहाँ पे आ जाएगा। x2 था ही नहीं। ओके, x1 x3 नहीं है, x2 x3 भी नहीं है, तो ये x1 x2 x3 तो होते ही नहीं कभी। अब ये देख लो ये मैट्रिक्स कौन सी बनने लग रही है? 1 - 1 0 1 - 1 0 -1 0 0 -1 0 -2 नहीं, 1 - 2 नहीं, नहीं
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 4x1 x2 x3 होते ही नहीं हमारे मल्टीप्लीकेशन में, है ना, इस टाइप की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा डी। उसके बाद ये मैट्रिक्स दे दी और इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछने लग रहा है, तो क्या होती है, x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर, और इनका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हाफ हाफ करते हैं, तो जब इसको बनाएंगे तो इसका डबल करेंगे ना, तो 8x1 x2 हो जाएगा। यहाँ पे x1 स्क्वायर 8x1 x2 प्लस 2x2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ आया? अगर इसकी मैट्रिक्स बनानी होती तो कैसे करते, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और इसका क्या लेते हैं, हाफ लेते हैं, तो यही तो बनती। तो ऐसे करके देख लेना, या इससे ऐसे बना लेना, बात तो एक ही है। अभी देखो नेक्स्ट में दे दिया पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो देखो 6x, इसकी मैट्रिक्स बनाओ, 6x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर, 6 3 3 डायगोनल पे आ गए, -4xy मीन्स -2 -2, -2yz मीन्स -1 -1, 4zx मीन्स 2 2, हाफ हाफ करना होता है ना इनका। तो देखो अब इसको पॉजिटिव डेफिनेट क्या चेक कर सकते हो, या तो आप इसके आइगन वैल्यू निकाल लो। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए आइगन वैल्यू क्या होती है, सभी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव सेमी के लिए क्या हो जाती है, इक्वल टू 0 हो जाती है। नेगेटिव के लिए क्या होगी, वो 0 है ना, नेगेटिव सेमी के लिए, और नेगेटिव के लिए लेस देन होगी, और इनडेफिनेट के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक 0, इस टाइप से कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा। या फिर आइगन वैल्यू से नहीं जाना तो पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट के लिए बता रखिए ट्रिक क्या, कि इसका a11 निकाल लो, 6 आ गया पॉजिटिव, फिर a22 का डिटरमिनेंट निकाल लो, 18 - 4 14, और 3 का निकाल लो 32, तीनों डिटरमिनेंट क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए, तो पॉजिटिव डेफिनेट बन जाएगी। नेगेटिव डेफिनेट कब बनती, कि एक नेगेटिव आ जाता, फिर पॉजिटिव आ जाता, फिर नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव के लिए अल्टरनेट चलते हैं गाइज, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ओके, और इनडेफिनेट के लिए क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, अल्टरनेट ना चल के। ओके, पॉजिटिव सेमी के लिए क्या हो जाता कि या तो a11 0 हो जाता, मीन्स a का ये होता था 0, या फिर ये 0 टू इक्वेट हो जाता, या फिर ये अगर एक भी 0 आ जाता तो पॉजिटिव सेमी बन जाती। ओके, और अगर इसी में एक क्वेश्चन और है गाइस, ये शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा आप इसको समझना। क्या कि जैसे अगर इस टाइप का दे देते ना मैट्रिक्स, तो इसकी भी बना सकते थे हम। यहाँ पे -3 -4 2, यहाँ पे बन जाता -1 -1, यहाँ पे बन जाता 1/2 1/2, और यहाँ पे बन जाता 7/2 7/2। लेकिन जब आप इसको निकालते ना, तो ये क्या बनती, हमारे पास इनडेफिनेट बनती, इनडेफिनेट बनती। क्यों बनती, क्योंकि गाइस आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, अगर हमारे इसमें तीनों नेगेटिव दे दे तो फर्क नहीं पड़ता, तीनों पॉजिटिव दे दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के उसमें दे दे ना, डायगोनल वाले एलिमेंट, इससे नहीं गाइज, जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल पे आएगी, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दे तो ये हमेशा इंडेफिनेट बनेगी। करके भी देख सकते हो आप, थ्योरी कराई तब मैंने बताया भी था, बहुत अच्छे से प्रूफ भी किया था, बट अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इस चीज़ का प्रूफ दूँ। अब देखने लग रहे हो तो जस्ट शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, क्या कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे दे दो तो इंडेफिनेट बनेगी हमेशा। अब देखो जैसे इसमें 2 4 8 था, तीनों पॉजिटिव है, तो इसके लिए हमें क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनाना। कमेंट करके बताना पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगी, मैट्रिक्स बना लेना। चलो मैट्रिक्स मैं बना देती हूँ, 2 4 8 -1 -1 -1 -1 1 1, ये बनेगी इसकी मैट्रिक्स। पॉजिटिव डेफिनेट कैसे चेक करोगे, 2 है ग्रेटर देन 0, 4 दूनी 8 में से गया 7, सेकंड वाला भी 0, डिटरमिनेंट और निकाल लेना। डिटरमिनेंट भी पॉजिटिव आ जाता था, पॉजिटिव डेफिनेट, डिटरमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इनडेफिनेट। ओके, अब है रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर बताना इस मैट्रिक्स का क्या होगा। तो रैंक इंडेक्स सिग्नेचर हम कैसे बताते हैं, देखो जब मैंने थ्योरी कराई थी तो वहाँ पे रैंक क्या बताई थी, कि इसको जो ऑपरेशन लगाते हैं कम्यूट ऑपरेशन, मीन्स अगर यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 + 2R1, तो वही कॉलम पे भी लगाना होता है, सेम ऑपरेशन है ना, लेकिन रैंक तो सेम रहते, चाहे वैसे वाले ऑपरेशन लगा लो या ऐसे लिखा लो। अब इसकी रैंक कितनी आई है, 3 आ गई। इंडेक्स क्या होगा गाइस, जिसका इंडेक्स होता है पॉजिटिव आइगन वैल्यू, तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल लेना। सिग्नेचर होता है 2p - R, 2p जो होता है इंडेक्स, p इंडेक्स के लिए नोटेशन होती है, तो जो इंडेक्स है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसकी रैंक से सब्ट्रैक्ट कर देना, वही हो जाएगा हमारा सिग्नेचर। एक मेथड तो था ये, ऐसे निकाल लेना, या फिर आप इसको क्या करना, इसको कम जो ऑपरेशन लगाते हैं ना वही लगाना, क्या कि R2 + 2R1 करोगे तो C2 पे भी ऑपरेशन लगेगा, C2 + 2C1, तो ये हो जाएगा 1 0 4 0 -2 0 4 0 -7। अब R3 पे ऑपरेशन लगाना, R3 - 4R1, C3 - 4C1, तो इस पे लगाओगे तो 1 0 4, ये 0 हो जाएगा, 0 -2 0 0 0, और ये बच जाएगा -7। तो इसकी आइगन रैंक आ गई 3,
पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1 है, तो P कितना हो गया, 1 हो गया। और सिग्नेचर कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइज, ये -2 था, माइनस यहाँ पे कितना करेंगे, अब हम यहाँ पे R2 जो करेंगे, यहाँ पे R2 +2 C1 करने थे ना हमें, तो यहाँ पे +2 C1 करेंगे तो 2 -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 यहाँ पे आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 2p -r करना होता है, तो 2 × 2 -r कितना आएगा 3। रैंक जो इंडेक्स होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता गाइज, इंडेक्स नेगेटिव में नहीं होता है, वो हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या मिस्टेक करने लग रहे हैं। 1 सेकंड रुको, यहाँ पे ये आ जाएगा गाइज 8, और यहाँ पे भी जब करेंगे हम यहाँ पे R2 यहाँ पे भी आ जाएगा 8, ठीक है ना। और 8 के बाद अब इस पे अप्लाई करेंगे हम C4 पे, कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको है ना यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ। अब R3 पे R3 + 4R2 करेंगे तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। R3 -7 है, 8 चौक 32 आ जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो ये 25 आ जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा गाइज, ठीक है ना। तो रैंक तो 3 आई, पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी आई 2, तो जो इंडेक्स है वो कितना बन जाएगा हमारे पास, इसका 2, और 2 × 2 4, 4 - 3, इंडेक्स इसका आ जाएगा 1। ओके, इंडेक्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो ये देखो मैंने देखा यहाँ से, मेरे को पता चला इंडेक्स -1 है, अरे माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो मेरे को तभी पता चल गया कि मैंने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है। ओके गाइज, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मोस्टली हमारे एग्जाम में हमसे क्या करे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी गाइज, उसके लिए सॉरी, क्योंकि गाइज पता मैं थोड़ी आज फ्रस्ट्रेटेड हो रखी हूँ, क्योंकि एग्जाम मेरा भी है ना, तो मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बोलना नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं था ये वाला लेक्चर डालने का, क्योंकि मैं जो अभी 11th-12th वाला पोर्शन है ना वो रिवाइज करने लग रही थी, और जब आपको भी पता जब वो वाला पोर्शन रिवाइज करते हैं ना तो फिर ये वाला करने का मन नहीं करता है। और ऊपर से मैं लिख लिख के ना, क्योंकि अब वो करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो लिख लिख के हाथ भी दुखने लग जाते हैं। तो गाइज, और अगर हुआ ना तो मैं रियल के 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे जो यूसी से आएंगे या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से आएंगे, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से या इम्प्रॉपर इंटीग्रल से, अगर आपने लेक्चर देख रखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी पीडीएफ मैंने सेंड कर रखी है ना, उसी पीडीएफ को आप एक मर्ज कर लो कंप्लीट को, है ना, सभी टॉपिक्स की, और वहाँ से रिवाइज कर लो। या हुआ आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ग्रुप में सेंड कर दो, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि लेक्चर अभी बनाना ना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि परसों ही तो एग्जाम है ना, तो अभी उसके लिए इतना टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, तो सॉरी गाइज, रियल का लेक्चर नहीं अपलोड कर पाऊंगी मैं, ठीक है ना। ट्राई कर सकते हो मैं, क्योंकि वही बात है, फिर वो रात को अपलोड होगा, फिर कल तो आप सब जाओगे, मोस्टली जो एग्जाम दे रहे हैं वो कल ही जाएंगे, है ना, तो कब देखोगे। और अभी लास्ट मोमेंट है, तो अभी रियल ये भी नहीं है कि हमारा रियल के बिना एग्जाम ही नहीं होगा, है ना, और जो जितना कर रखा हमने उसी को आप अच्छे से कर लो। ओके, सॉरी गाइज, एंड कमेंट करके बताना आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और आपकी तैयारी कैसी हो गई है, अच्छी हो गई है, मोटिवेट होने लग रहे हो, जो भी है कमेंट करके बताना। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपकी अभी फीलिंग क्या है, ठीक है ना। थैंक यू, एंड हाँ, सब अच्छे से एग्जाम देना, ऑल दी बेस्ट, क्योंकि क्या पता ऑल दी बेस्ट के लिए अलग से वीडियो ना आए, क्योंकि अभी उसके लिए भी नहीं पता, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा गाइज बिल्कुल भी। ओके, तो अभी से ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना, एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा आप सभी का। ओके, बाय, थैंक यू।